तो क्वेश्चन है, ऑन December 13, 2001, the accounting records of Mr. Ikram Rizwan were partly destroyed by fire. His accountant has provided the list of assets, liabilities and capital at 31 December 2000. ठीक है जी। तो ये आपके सामने है, यानी कि ये लास्ट ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस हैं जो इस साल के ओपनिंग बैलेंस होंगे। ठीक है बेटा। प्लांट एंड इक्विपमेंट का बैलेंस कितना दिया? 1,128,000। ऑफिस इक्विपमेंट कितना दिया हुआ है? 450,000। इन्वेंट्री का बैलेंस कितना दिया हुआ है? 3,05,000। डेटर्स एंड प्री पेमेंट्स कितने दिए हैं बेटा? 3,50,000। क्रेडिटर्स एंड अक्रूवल्स मिला के कितने दिए हैं? 176,000। शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस, अगर कोई और इन्फॉर्मेशन ना हो तो आप इसको क्या अज्यूम करेंगे? बैंक ओवरड्राफ्ट, यानी बैंक का ये एबनॉर्मल बैलेंस है, लायबिलिटी। लोन इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। लोन प्रिंसिपल अमाउंट 9,50,000 है, उस पर इंटरेस्ट कितना है? 10% है। कैपिटल 1,170,500। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स कीजिए बेटा। A summary of his receipts and payments during the year 2001 can be extracted from the bank statement as follows. यानी इस साल जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म हुई है उनका रिकॉर्ड बैंक स्टेटमेंट से निकलवा लिया। इस साल कैपिटल ऐड हुआ कितने से? 2,20,000 से। मतलब ये जो कैपिटल का वैल्यू है इसमें मजीद इजाफा हो गया। ये ओपनिंग बैलेंस है, ये इस साल की ट्रांजैक्शन है। रिसिट फ्रॉम डेटर्स, हाँ भाई बोलिए। तो डेटर का ओपनिंग बैलेंस है, यस है। रिसिट फ्रॉम डेटर्स हैं, यस हैं। अगर बेटा क्या मिल गया? डेटर का क्लोजिंग बैलेंस, तो बताओ सेल कहां से मिल जाएगी? सेल कहां से मिल जाएगी? बोलो भाई। डेटर के अकाउंट से। मतलब अप्रोच नंबर 1 काम करती हुई दिखाई देगी, यस और नो? क्या कहते हो? लोन पेमेंट्स 2,20,000, ये लोन रीपे हुआ है, ये ओपनिंग बैलेंस है, यानी इट मींस दैट ये रीपेमेंट एडजस्ट करने से क्या होगा? इस लायबिलिटी में कमी आएगी। पेड टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू सप्लायर्स भी मौजूद है। हाँ बेटा, सप्लायर्स का ओपनिंग बैलेंस है, पेमेंट टू सप्लायर्स है। अगर सप्लायर्स का क्या मिल जाए बेटा? क्लोजिंग बैलेंस मिल जाए, तो परचेजेस कहां से मिल जाएंगे आपको? बोलिए, परचेजेस कहां से मिल जाएंगी? क्रेडिटर के अकाउंट से, यस और नो? बताइए, ऐसा ही है ना? तो क्वेश्चन रीड करते हुए आपका माइंड बनना चाहिए। रेंट कितना पे किया? 2,20,000। वेजेस 9 लाख रुपए। जनरल एक्सपेंसेस पेड 1,25,000 रुपए। अब देखते हैं क्लोजिंग बैलेंस मिलते हैं कि नहीं मिलते। ठीक है, नाउ लिखा हुआ क्या आ रहा है? एट December 31, 2000, debtors figure included ₹25,000 for rent paid in advance। यानी जो ओपनिंग डेटर का बैलेंस है उसमें प्रीपेमेंट कितनी है? 25,000। तो अगर आप ओपनिंग डेटर के बैलेंस में से 3,50,000 में से 25,000 प्रीपेड रेंट अलग कर दो तो आपको डेटर का प्योर ओपनिंग बैलेंस मिल जाएगा 3,25,000। यस और नो? क्या ख्याल है भाई? बताइए सब लोग। पार्टिसिपेट करना पड़ेगा भाई, जागते हुए पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। अब ये क्वेश्चन बाजार दिखने में बड़ा तवील लग रहा है, लेकिन कुछ भी नहीं, यकीन मानिए। एक दफा सही से पढ़ लें
ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। सिंगल एंट्री में क्वेश्चन पढ़ने की हिम्मत चाहिए, लिंक्स बनाने पड़ेंगे आपको। And the creditors figure include 43,000 for wages accrued for the last week of December. चले जी भाई, ये आपको दिया इन्होंने क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस, इसमें 43,000 जो है वो अक्रूड वेजेस है। तो अगर आप क्रेडिटर में से अक्रूवल्स अलग कर लेंगे तो आपको प्योर सप्लायर्स का बैलेंस मिल जाएगा। यस और नो? बोलिए बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा है कैश विड्रॉन, कैश विड्रॉन दिख रहा है। कैश कहां से विड्रॉ किया? बैंक से विड्रॉ किया। यस और नो? इसकी एंट्री क्या है? बैंक अकाउंट तो क्रेडिट हुआ है, तो कैश अकाउंट क्या होगा? डेबिट हुआ होगा। यस और नो बताइए। अच्छा जी, ओके। अभी क्या कहता है? ऑफ कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक ड्यूरिंग द ईयर was for what? Wages। जो कैश विड्रॉ किया बैंक से, उसमें से ये खर्चे पे किए, मजीद पेमेंट टू सप्लायर भी है कैश फॉर्म में। ठीक है जी। प्रिंटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स, प्रिंटिंग ऑफ एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स। ठीक है जी। कितना बेटा? 26,000। हाफ ऑफ विच आर स्टिल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड। आपने पंफलेट या ब्रोशर्स या लीफलेट छपवा दिए हैं, आधे बांट दिए और आधे नहीं बांटे। सही है? यस और नो बोलिए। उनको छपवाने में कितना खर्चा आया भाई? बोले। लीफलेट छपवाने में कितना खर्चा आया है? तो लीफलेट छपवाने का मकसद क्या होता है? मकसद एडवर्टाइजिंग। जबरदस्त। तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस हुआ एक तरीके से। हाफ ऑफ विच आर स्टिल टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड, रिमाइंडर टेकन बाय मिस्टर एकराम फॉर पर्सनल यूज। यस, ये क्या है? रिमाइंडर टेकन बाय मिस्टर एकराम फॉर पर्सनल यूज। यस। किस चीज की ड्राइंग्स है? ड्राइंग किस चीज में हुई है? कैश में हुई है या किसी और चीज में हुई है? क्या ड्राइंग किया उसने? ड्राइंग क्या किया उसने बताइए। क्या ड्राइंग किया? लीफलेट ड्रॉ किए। क्या करेगा लीफलेट घर ले जाके? बच्चे हवाई जहाज बना के खेलेंगे उससे, कश्तियां बनाएंगे बेटा उससे। अरे भाई लीफलेट तो आधे बचे हुए हैं बांटने के लिए यार। लीफलेट घर ले जाके क्या करेगा अल्लाह के बंदो? रिमाइंडर का मतलब क्या है? रिमाइंडर इसका बेटा 2,24,500 बैंक से निकाले थे, जिसमें से इतने खर्च किए इस काम पर, इतने खर्च किए इस काम पर, इतने खर्च किए लीफलेट्स पर। तो जो अब रिमाइंडर कैश बचा 2,24,500 में से, वो ले गया वो कहां पर? घर पर। कैश की बात हो रही है ना, लीफलेट का क्या करना है उसने यार? कूड़े तल के रखने हैं उसके ऊपर यार, घर में काम आएंगे पर। क्या ख्याल है? करना क्या लीफलेट का उसने? लीफलेट ड्राइंग बना दी यार हमने, चलो कोई टेंशन नहीं। ये हर सेशन में ऐसा ही होता है। मिरर भी साफ कर सकता है, सही बात है बेटा। अखबार से। अच्छा जी, ओके। उसके बाद अगला पॉइंट हमारे पास क्या आता है? यहां तक तो कोई मसला नहीं है ना बेटा? बोले।
plant and machinery had been purchased for rupees 2 million. प्लांट कब परचेज किया था? कितने का? 2 मिलियन का. कब परचेज किया? अभी कौन सा साल है? 99 अगर पहला साल है, 2000 लास्ट ईयर था. अभी हम कौन से साल में? 2001 में. तो 2001 इस मशीन का कौन सा साल है? तीसरा साल है. तो अगर हम इस साल इसके ऊपर डेप्शन चार्ज करेंगे तो कौन से साल की चार्ज करेंगे? तीसरे साल की चार्ज करेंगे. यस और नो? जवाब दो. And being depreciated at 20% per annum on reducing balance method. और इस पे 20% के हिसाब से डेप्शन चार्ज हुई है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से. सही है. तो क्या आप इसकी 2001 पे जो क्लोजिंग डब्ल्यू 2000 पर 2000 पर या 2001 के स्टार्ट पर जो इसकी डब्ल्यूडीबी उसको वर्कआउट कर सकते हैं? 2 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 0.8 की पावर 2. यस और नो? याद है? आप भूल चुके सब कुछ, शॉर्टकट सारे. जरा निकालो आंसर क्या आता है. 1 मिलियन 1 मिलियन 1 मिलियन टू 80,000. यस और नो? बताओ. अच्छा अब देखो कमाल, देखो इसके अंदर क्या हुआ हुआ. बैलेंस क्या लिखा हुआ है? बैलेंस क्या लिखा हुआ है? प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस एज पर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? डब्ल्यूडीबी क्या लिखी हुई है भाई? एज पर क्वेश्चन क्या लिखी हुई है? और क्या होनी चाहिए? ये होनी चाहिए ना भाई, जो क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के साथ डब्ल्यूडीबी होनी चाहिए. तो ये क्या है? ये आई कैप की तरफ से प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है. कभी कभी ऐसा हो जाता है. चलो इसको एक और तरीके से वेरीफाई करते हैं. एक काम करो, इसका और इसका डिफरेंस निकालो कितना बनता है. 1 मिलियन 128 का और 1 मिलियन 280 का डिफरेंस बताओ कितना बनता है. 1,52,000. सही है. अब एक काम करते हैं, इससे बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट. ओपनिंग सुनना, इससे क्या बनाते हैं? ओपनिंग बैलेंस शीट. कैलकुलेटर उठा लो. कैलकुलेटर उठाओ जल्दी से, शाबाश. टाइप करो इसको. 1001 इतना टाइप करना, 3 जीरो कॉमन ले लो. 1128 लिखा? लिखा बेटा? प्लस 450 प्लस 305 प्लस 350. ये तमाम एसेट्स आ गए इसके अंदर. सम करो इन तमाम एसेट्स का. कितना सम आया एसेट्स का? टोटल एसेट्स 2,233,000. अब एक काम करो, इक्विटीज और लायबिलिटी का सम करो. 176 टाइप किया. 176 टाइप किया. 88.5 प्लस 950 प्लस 1170.5. अब सम बताओ. ठीक है जी.
टोटल इक्विटीज एंड लाइबिलिटीज कितनी है? 2000 कितनी है भाई? 2385 है या एसेट साइड कितने से शॉर्ट है? जरा डिफरेंस निकालना। 2385 में से 2233 निकालो जरा। एसेट साइड कितने से शॉर्ट है? 152 से। और वो 152 क्या है? वो यही है बेटा, ये बैलेंस गलत लिखा हुआ है। तो अगर मैं इसकी जगह इसको लिख दूं तो क्या होगा? बैलेंस हो जाएगा नहीं हो जाएगा? क्या कहते हो? बैलेंस होगा नहीं होगा बोलो? तो इसका मतलब ये है कि प्लांट एंड मशीनरी की WDV 152 से कम लिखी हुई है, मिस्टेक है इसके अंदर। समझे हैं बात को या नहीं समझे? समझ गया। तो बाज़ दफा इस तरह क्रॉस चेकिंग कर लेनी चाहिए। खैर एग्जाम के माहौल में तो बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे बंदा और टेंशन में आ सकता है। ठीक है बेटा, अब आपको पता लग गया सही बैलेंसेस क्या हैं, उम्मीद करता हूं। चलें, ओके। तो ये पॉइंट हमारे काम आ गया। अब इस साल क्या करेंगे आप? अब एग्जाम में ऐसा करने के लिए वक्त भी होना चाहिए आपके पास, बिल्कुल सही बात। अच्छा जी, उसके बाद the office equipment was bought during 2000 and was being depreciated at over 10% years on a straight line basis with a full year depreciation in the year of purchase. ऑफिस इक्विपमेंट कब परचेज किया आपने? 2000 में, ठीक है जी। और उस पर 10% के हिसाब से क्या किया आपने? पूरे साल की डेप्शन चार्ज की। इसका मतलब क्या हुआ? ये जो ऑफिस इक्विपमेंट की वैल्यू है 4.5 लाख रुपए, ये एक साल की डेप्शन चार्ज करने के बाद WDV है ना ये? यस और नो? अब आप मुझे बताइए, इस साल मैं रेट किस पे लगाऊं? 4.5 लाख पे लगाऊं या कॉस्ट पे लगाऊं? अगर मैं इस साल रेट लगाता हूं 4.5 लाख पर तो मेथड RBM हो जाएगा, और अगर मैं इसकी कॉस्ट वर्कआउट कर लेता हूं तो मेथड स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। क्वेश्चन खामोश है इस केस में, क्वेश्चन कुछ नहीं बोल रहा है इस केस में, बोलो। क्वेश्चन कहता था ऑफिस इक्विपमेंट वाज बॉट ड्यूरिंग 2000 एंड वाज बीइंग डेप्टेड ओवर 10 इयर्स ऑन द स्ट्रेट लाइन बेसिस। अच्छा, क्वेश्चन बता रहा है स्ट्रेट लाइन बेस विद द फुल ईयर डेप्शन इन द ईयर ऑफ परचेज। क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, सॉरी स्ट्रेट लाइन ही बोल रहा है, क्लियर। लेकिन अगर ना भी बोलता तो क्या करना पड़ता है आपको? इसकी कॉस्ट वर्कआउट करके ही, अगर वो लाइव, अगर वो कॉस्ट तक पहुंचने का रास्ता दे रहा है और मेथड नहीं बता रहा, तो फिर आपको कॉस्ट तक पहुंचकर स्ट्रेट लाइन ही रेट अप्लाई करना चाहिए था। ठीक है, यस और नो? तो अगर आप 4.5 लाख को डिवाइड करते हैं किससे? 0.9 से, 10% डेप्शन होने के बाद 90% WDV है, 5 लाख कॉस्ट मिल जाएगी। 5 लाख कॉस्ट का निकाल लें आप 10% तो आपको 50,000 क्या मिल जाएगी? डेप्रिसिएशन। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। ठीक है, ओके। During 2001, Mr. Ikram transferred a private motor vehicle worth ₹50,000 to his business. Additional capital एक और आ गया। एंट्री क्या बनी? व्हीकल अकाउंट डेबिट, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट। यस और नो बोलिए। तो कैपिटल के ऊपर ध्यान रखिएगा जनाब कि अपनी कॉपी के अंदर या किताब में कैपिटल के ऊपर 2 डॉट लगा लें। मिस्टर इकराम
sorry, it is to be debt shielded over 4 years on a straight line basis with a full year's debt in the year of acquisition. तो 50,000 को डिवाइड बाय 4 कर दें तो आपको 12,500 रुपए की क्या मिल जाएगी पर ईयर डेप्रिसिएशन. बताइए. ठीक है जी. The bank balance at 31st December 2001 according to the bank statement after adjusting for unpresent checks. तो ये जो है ना ये बैलेंस एज पर अमेंडेड कैश बुक है. इसको पुट करने से क्या होगा सब कुछ आपके रिकॉर्ड्स के हिसाब से रहेगा. ये क्या है बैंक का बैलेंस सीडी है. ठीक है. Any difference is assumed to be cash sales banked after deducting rupees 300 per week wages paid to Mr. Ikram's son who assists in the office. अब इसका मतलब क्या है कि बैंक अकाउंट की डेबिट साइड पर आपको मिलेगा बैलेंस किसका कैश सेल्स का. कैश सेल की कलेक्शन का जो कि इकराम के बेटे के वेजेस पे करने के बाद जो है वो बैंक में ट्रांसफर किया गया. तो जो बैलेंस बैंक अकाउंट से मिल रहा है उसको आप पिक करें. उसमें 300 रुपए पर हफ्ते के हिसाब से वेजेस का करवा दें. एड बैक करवा दें. 300 को मल्टीप्लाई कर दें किससे 52 से तो पूरे साल के वेजेस मिल जाएंगे. ठीक है. और ये वेजेस क्या है सैलरी एक्सपेंस है. बेटा एम्प्लॉय हो सकता है ना बिजनेस का या नहीं तो बोलिए. बेटा बिजनेस में एम्प्लॉय हो सकता है कि नहीं हो सकता. हो सकता है बिल्कुल. अच्छा जी. उसके बाद the loan repayment from the bank account include interest of rupees 95,000. कितने पॉइंट्स आ रहे हैं देखिए. अब आप जमा होते जा रहे हैं पॉइंट्स. ये जो आपने लोन पेमेंट की है 2,20,000 की इसमें 95,000 इंटरेस्ट है. तो अगर आप 2,20 में से 95,000 को अलग कर दे तो कितना बचता है आपके पास 220 माइनस 95 क्या बचेगा 125. तो व्हाट इज 125. 125 बेटा प्रिंसिपल रीपेड है. इस 9.5 लाख के लोन को आपने कितने से कम करना है 1,25,000 से. और लॉजिकल बात है कैसे 95,000 इंटरेस्ट है प्रूफ कर लो. अगर 9.5 लाख रुपए प्रिंसिपल साल के स्टार्ट पर था उस पे लगा 10% इंटरेस्ट. 9.5 लाख का 10% कितना बना 9.5 लाख का 10% कितना बना 95,000. तो जो 2,20 की पेमेंट हुई है उसमें 95 क्या हो गया इंटरेस्ट हो गया. और बाकी क्या था प्रिंसिपल रीपेड. तो प्रिंसिपल से प्रिंसिपल को एडजस्ट करेंगे और 95 को क्या कर देंगे आप ले जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक्सपेंस के तौर पे इंटरेस्ट के तौर पे. यस और नो. रिस्पॉन्स प्लीज रिस्पॉन्स. क्या कहते हैं आप लोग. अब क्राइटेरिया पूरा होने का वक्त आ रहा है. क्या देखिएगा इन्वेंट्री का क्लोजिंग बैलेंस है. अगर परचेज मिल जाए तो कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी. प्रीपेड रेंट का क्या है क्लोजिंग बैलेंस है. अक्रूड वेजेस का क्लोजिंग बैलेंस है. क्रेडिटर का क्लोजिंग बैलेंस है. डेटर्स का क्लोजिंग बैलेंस है. आइए जरा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर लीजिए. डेटर का ओपनिंग बैलेंस है यस है. उसमें 25,000 प्री पेमेंट थी रेंट की उसको अलग कर दो. रिसिट फ्रॉम डेटर्स हैं यस हैं. डेटर का क्लोजिंग बैलेंस है यस है. तो क्रेडिट सेल्स कहां से मिल जानी है भाई बोलो. क्रेडिट सेल्स कहां से मिल जानी है डेटर के अकाउंट से. और क्वेश्चन कहता है कैश सेल भी है. कैश सेल फिर कहां से मिलेगी कैश के अकाउंट से ऑब्वियसली. यस और नो. क्रेडिट सेल आई डेटर के अकाउंट से. कैश सेल आई कैश के अकाउंट से. टोटल सेल हो गई. अच्छा क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है. क्रेडिटर का ओपनिंग बैलेंस है यस है. क्लोजिंग बैलेंस है यस है. पेमेंट टू सप्लायर है यस है. परचेजेस कहां से आ गई परचेज कहां से मिल गई. और पेमेंट टू सप्लायर बैंक से भी और कैश से भी दो जगह से अगर क्वेश्चन दिमाग में हो तो. परचेज कहां से आ गई क्रेडिटर के अकाउंट से. ओपनिंग स्टॉक है यस है. ऐड परचेज कर दो. लेस कर दो क्या क्लोजिंग स्टॉक. डिफरेंस क्या कहलाएगा कॉस्ट ऑफ सेल्स. यस और नो. क्या कहते हो ग्रॉस प्रॉफिट आ गया. अब क्या करना है
एक्सपेंसेस लेस करने हैं, और मेजोरिटी एक्सपेंसेस तो सारे कहां से मिल जाने हैं भाई, ये रहे आपके सामने, ये एक्सपेंसेस हैं आपके सामने। इसमें इंटरेस्ट एक्सपेंस है, ये रेंट है, लेकिन जो रेंट पेड है उसको एक्सपेंस मत मानना, क्योंकि ये पेमेंट है, इसमें जो अगले साल का प्रीपेड होगा वो लेस होगा, और जो ओपनिंग प्रीपेड है वो एक्सपायर होकर इसमें शामिल होगा, ताकि इस साल का क्या मिल जाए, एक्सपेंस बन जाए। तो रेंट का अकाउंट बना लेना कौन सी अप्रोच से, वन अकाउंट अप्रोच से। जरा सोचो, आता है वन अकाउंट अप्रोच, भूल तो नहीं गए? रेंट का अकाउंट बना लेना वन अकाउंट अप्रोच से। वेजेस अक्रूवल है, वेजेस पेमेंट, ये पेमेंट एक्सपेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस 9 लाख में पहले पे हुए होंगे ओपनिंग 43,000, तो जो 9 लाख में 43,000 की पेमेंट है वो पिछले साल की लायबिलिटी को रिवर्स करेगी, बाकी पेमेंट इस साल के लिए, और जो पेमेंट शॉर्ट है वो इस साल का एक्सपेंस है, उसको ऐड कर देंगे और उसकी लायबिलिटी एसएफई में शो कर देंगे। तो वेजेस एक्सपेंस निकालने के लिए भी आपको अक्रूड वेजेस का अकाउंट बनाना है, कौन सी अप्रोच से, वन अकाउंट अप्रोच से। ये वेजेस अकाउंट बना लेना है वन अकाउंट। तो एक डॉट लगाओ आप किस पर, रेंट पर, एक डॉट लगाओ आप किस पर, वेजेस पर, ताकि आपको याद रहे कि आपने इनको एडजस्ट करके ले जाना है। और वेजेस की पेमेंट बेटा यहां से भी है, ये रही 3 वेजेस हैं, बैंक से, फिर कैश से, और एक और वेजेस है जो उसके बेटे को मिले 300 रुपए, वो भी कैश से पे हुए हैं। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए, क्या कहते हो आप? कुछ बात समझ में आती है? बताओ। अब उसके बाद ये आखिरी है कि बेड डेट का इम्पैक्ट भी लेना है, डेटर का जो, देखें, अगर डेटर का क्लोजिंग बैलेंस बताने के बाद वो बेड डेट बता रहा है, ठीक है, तो फिर आप उसे कंसीडर कर लो, मतलब इसी में वो मौजूद है। It is subsequently discovered that the debtor owing 160,000 has gone into liquidation and recovery of only 20% expected. तो 80% इसका निकाल लो जरा आप, 1,60,000 का, 1,60 का 80%, 1,28 को क्या कर दोगे आप, बेड डेट मान लोगे, तो 2,23 में से 1,28 बेड डेट हो गया, बाकी बैलेंस शीट ही बन जाएगा। यस और नो? इसका मतलब जब भी क्वेश्चन बेड डेट का तस्करा बाद में करता है, तो मतलब ये बैलेंस बिफोर एडजस्टिंग बेड डेट है, ठीक है। तो अगर आप इस पे बेड डेट का इफेक्ट लोगे तो बैलेंस 1,28 से कम हो जाएगा। रिक्वायरमेंट क्या है, वही है, प्रिपेयर ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, प्रिपेयर बैलेंस शीट, ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया बेटा हमने। अब क्या करें बताइए? करें सॉल्व, स्टार्ट करें, बताएं। चलें जी। तो पेज नंबर 1 फॉर स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, पेज नंबर 2 फॉर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। For the year ended 31 December 2001, आप लें सब कुछ रुपीज इन थाउजेंड, ताकि टाइम सेव हो जाए। सेल्स
आप बोले वर्किंग नंबर 1, पेज नंबर 3 पे आप लोग वर्किंग कर रहे होंगे, पेज नंबर 3 पर। वर्किंग 1 क्या है हमारे पास बेटा? सेल्स है, और सेल्स में हमारे पास क्या है? सबसे पहले एक जो हमें वर्कआउट करनी है, क्रेडिट सेल्स, और उसमें क्या ऐड करनी है? कैश सेल। क्रेडिट सेल करने के लिए हम कर रहे हैं वर्किंग नंबर 1.1 नीचे। हमने कहा व्हाट इज वर्किंग नंबर 1.1, हम बना रहे हैं डेटर का अकाउंट, क्योंकि हमें क्लियरली क्वेश्चन रीड करके एनालाइज करके डेटर अकाउंट से सेल निकलती हुई दिखाई दे रही है। हाँ जी, डेटर का बैलेंस BD 350 दिया हुआ था, 25 उसमें क्या है? प्रीपेड रेंट है, तो 325 जो है वो क्या हो गया? डेटर का ओपनिंग बैलेंस हो गया। सेल्स की वजह से इस बैलेंस में इजाफा हो रहा है जो हमें मालूम नहीं। अब आएंगी यहाँ पे रिसीट्स फ्रॉम डेटर्स जो कि बैंक फॉर्म में हुई है आपसे, वो आप जाके देख लें भाई। अब आपकी पार्टिसिपेशन तो लाजमी चाहिए इसमें, लेकिन क्या करें, आप रिस्पॉन्स इतनी देर में देंगे तो बात कैसे बनेगी? अब आपके सामने बार बार क्वेश्चन रखना पड़ेगा। तो ये बेटा रिसिट फ्रॉम डेटर्स कितनी है? 4,275,000। हम लेंगे 4,275। हमने कहा 4,275। पूरे क्वेश्चन में कहीं आपने डिस्काउंट अलाउड का तस्करा देखा? डिस्काउंट अलाउड बोलो। नहीं, नहीं है ना कोई। बैलेंस CD है डेटर का, यस है। उस पर भी बैड डेट का इफेक्ट लेना है, तो बैड डेट का इफेक्ट ले लो। अगर बैड डेट लेस की अब अगर लिखूंगा तो बैलेंस 243 लिखना पड़ेगा, जो दिया हुआ है मेरे ख्याल से। 280 क्या दिया हुआ बैलेंस, और बैड डेट लूंगा तो फिर उसका इफेक्ट माइनस करूंगा। 160 का 80% कितना हो गया? 128। और जो बैलेंस CD दिया हुआ है बिफोर बैड डेट दिया हुआ है, तो बैड डेट कितनी है भाई? 223 बैलेंस दिया हुआ है। 223 में से अगर मैं क्या करता हूँ, 128 बैड डेट राइट ऑफ कर देता हूँ, तो बैलेंस कितना बचता है हमारे पास? 95,000। अब क्या कर लो बेटा आप? सेल्स की वैल्यू वर्कआउट कर लो, बताओ क्या सेल्स की वैल्यू आती है? 4,173। ये सेल्स की मिसिंग वैल्यू क्या कर ली हमने? यहां से फाइंड कर लिया। ठीक है जी, जवाब दें, रिस्पॉन्स दें बेटा। 4,173, यस। चलिए उसके बाद अब करनी है वर्किंग नंबर 1.2। कैश अकाउंट बनाना है, लेकिन कैश अकाउंट जो है बैंक के बगैर नहीं बना सकते हम लोग। कैश अकाउंट में जरा एक कुछ ट्रांजेक्शन तो हम निपटा दें, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा कर दें भाई।
बताइए बैंक से कैश में कितना बैलेंस ट्रांसफर हुआ? क्वेश्चन बता रहा है ना, बैंक से कैश में कितना बैलेंस ट्रांसफर हुआ? 2,24,500। पता है, सब लोगों को याद है, देखा हुआ, याद, ये रिकॉल हो रहा है, दिमाग में आ रहा है बेटा। बैंक में लिखा हुआ है कैश विड्रॉन, बैंक से निकाले तो कहां गए? कैश इन हैंड में चलेगा ना। तो इतने अमाउंट से क्या हुआ है? कैश अकाउंट डेबिट हुआ है। 224.5 से। फिर क्वेश्चन ने बता दिया इस पूरे पैसे का आपने क्या किया। पूरा क्वेश्चन इन पैसों का यूज बता रहा है क्लियर तौर पर। क्वेश्चन ये बता रहा है इन पैसों का आपने क्या किया है। पॉइंट नंबर 2 में, ऑफ द कैश विड्रॉन, इतने से क्या पे किए? वेजेस, यस और नो। इतनी पेमेंट की सप्लायर्स को, बोलो बेटा। वेजेस 67.5, सप्लायर्स को 42, एडवर्टाइजमेंट 26, करेक्ट, जबरदस्त। सही जी। और जो रिमाइंडर है वो ले गया कौन? इकराम। रिमाइंडर लीफलेट्स नहीं, रिमाइंडर रिमेनिंग कैश। तो 224.5 में से 224.5 में से 67.5, 42 और 26 माइनस कर दो, क्या बचा? 89। तो ये 89 क्या है? ड्राइंग्स है। सर हम तो ये अकाउंट बना रहे थे कैश के लिए, ओ सेल्स के लिए। मैंने कहा कोई मसला नहीं है, वो भी निकालते हैं, सेल्स भी निकल जाएगी बेटा, अभी फिक्र ना करें आप लोग। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस अकाउंट के बारे में दो तरीकों से डिस्क्रिप्शन बताई गई है ना, कि वो पैसा जो बैंक से कैश में आया है उससे आपने क्या की? ये पेमेंट्स की। तो जैसा क्वेश्चन बता रहा है पहले उस बात को तो पूरा कर लें, जान छुड़ा लें उस बात से आप पहले। क्या ख्याल है? ऐसा ही है ना? ऐसा ही। अब हुआ क्या उसके बाद? सुने आप, उसके बाद हुई है कैश सेल। जितने अमाउंट से कैश सेल हुई है उतने अमाउंट से कैश यहाँ डेबिट हुआ है। उसके बाद वेजेस पे हुए हैं किसको? इकराम के बेटे को, 300 रुपए पर वीक के हिसाब से। तो 300 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट? 52, बनेगा 15,600। तो इसको लिखें 15.6। और उसके बाद जो बैलेंस बचा है ना वो बैंक में ट्रांसफर हुआ। तो अगर बैंक में डिफरेंस के तौर पे मिल जाता है बैलेंस कैश ट्रांसफर टू बैंक का, तो उसको यहां रखेंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा? कैश सेल मिल जाएगी। क्या ख्याल है? बात समझ में आ रही है? यानी कैश का अपना कोई बैलेंस शीट ही नहीं है। तो अब बैंक अकाउंट बनाना जरूरी हो गया ताकि बैंक अकाउंट से हम क्या निकाल लें? कैश ट्रांसफर टू बैंक निकाल लें। क्या कहते हैं आप लोग? बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। क्या कहेंगे आप लोग? ऐसा ही है। तो आइए अब हम क्या करते हैं, अगली वर्किंग कर लेते हैं और बना लेते हैं क्या? बैंक अकाउंट। हाँ जी, बैंक का बैलेंस बीडी, ओवरड्राफ्ट है, माइंड इट, ओवरड्राफ्ट। रनिंग फाइनेंस है, रनिंग फाइनेंस। ठीक है। कितना है भाई रनिंग फाइनेंस? सब लोग भाई बार बार क्वेश्चन देखना पड़ेगा, बार बार जाना पड़ेगा एग्जामिनेशन में पेपर की तरफ। इसकी प्रैक्टिस नहीं हुई तो बात नहीं बनेगी। कौन सी चीज कहाँ लिखी हुई है ये पता होना चाहिए बंदे को। शॉर्ट टर्म रनिंग फाइनेंस 88,500। ठीक है जी। उसके बाद
बैंक में होने वाली ट्रांजैक्शंस को आप देख लीजिए, ये तो पूरी तफसील आपके सामने है यहाँ पर, ये रही तफसील आपके सामने। डेबिट साइड पे क्या हुआ, कैपिटल इंजेक्ट हुआ है, ये रहा 2,20,000 रुपए, रिसिट फ्रॉम डेटर आ गई, तो इफेक्ट लें आप यहाँ पर, इफेक्ट लें एडिशनल कैपिटल, तो बैंक डेबिट 220 से, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट 220 से, जवाब दें। बैंक डेबिट 4,275 से बैंक यहाँ डेबिट, और डेटर का अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो गया, तो डेटर का रेफरेंस दिया आपने, और आपने कहा बैंक डेबिट 4,275 से और डेटर का अकाउंट क्रेडिट। अब एक और चीज है, वो क्या है, कैश ट्रांसफर टू बैंक, जिससे कैश अकाउंट क्या हुआ है, क्रेडिट हुआ है, बैंक अकाउंट क्या हुआ होगा, डेबिट हुआ होगा, लेकिन उसकी वैल्यू में मालूम नहीं है। हम कहते हैं कोई मसला नहीं, देखते हैं आगे क्या रिजल्ट निकलता है। अच्छा जी, अब आ जाए जरा इस अकाउंट से पेमेंट्स देख लें, कौन कौन सी हुई है पेमेंट्स। इस अकाउंट से क्या हुआ है, कैश विड्रॉ हुआ है, बिल्कुल, इसकी एंट्री बैंक क्रेडिट है, कैश अकाउंट डेबिट हो चुका है। $224.5। उसके बाद लोन रीपेड है 220 से, लेकिन असल में हम जानते हैं उसमें इंटरेस्ट है, तो एक काम करें आप उसको तोड़ के लिखें ताकि इंटरेस्ट एक्सपेंस अलग हो जाए और प्रिंसिपल रीपेमेंट अलग हो जाए। तो आपने कहा 95,000 से आपने इंटरेस्ट पे कर दिया है, और जितना ड्यू हुआ उतना ही पे किया। और बाकी जो 125 है वो क्या है, वो पेमेंट टुवर्ड्स प्रिंसिपल है। तो ये 220 को मैंने क्या कर दिया, दो हिस्सों में तोड़ के दिखा दिया। यस और नो बोलिए, रिस्पॉन्स दीजिए। ये सम 220 के बराबर है, ताकि एक्सपेंस जाए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बताइए सब लोग। अच्छा, ये उसके बाद पेमेंट टू क्रेडिटर्स 1,756,000। उसके बाद रेंट पे किया कितना बेटा, 220। उसके बाद वेजेस पे किया 900, और जनरल एक्सपेंस 125 के। ठीक है जनाब। अब आपको अगर बैलेंस शीट दिया वो रख दें, बैलेंस शीट नॉर्मल दिया हुआ है आपको, कितना 1067। तब आप डेबिट साइड पे निकाल लें डिफरेंस कि कितना कैश ट्रांसफर टू बैंक है। ठीक है जी। बताइए डिफरेंस क्या आता है, सब लोग बताइए डिफरेंस क्या आता है। 106, ठीक है जी। अब 106 को यहां रख दें आप, यानी बैंक अकाउंट कैश अकाउंट क्रेडिट हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट हुआ 106 से। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं आप, टोटल करते हैं इसका भी, और डिफरेंस निकाल लें कैश सेल कहां पर, डेबिट साइड।
कि कितनी कलेक्शन आपके पास हुई है कैश फॉर्म में कैश सेल की वजह से, बताइए। और बड़ा वैसे कैश सेल निकालना बड़ा आसान है इस केस में, आपको सारी कैलकुलेशन नहीं करनी, क्योंकि 224 का हिसाब तो यहाँ तक पूरा हो गया ना भाई। ये 224 आए और ये 224 खर्च हो गए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इन दो वैल्यूज का सम ही कैश सेल के बराबर होगा। अब आपकी मर्जी, आप पूरी कैलकुलेशन करें, आप सिर्फ इतने हिस्से को कैलकुलेट कर लें, क्योंकि 224 से ये 224 कैंसिल होगा इन द एंड। मतलब जो कैश ट्रांसफर हुआ है वो वेजेस पे करने के बाद हुआ है, इन दोनों का सम, और ये पेमेंट करने के लिए पैसा कहां से आया, इन वो कैश सेल से आया, तो इन दोनों का सम ही कैश सेल के बराबर हो गया। कितना, 120 1.6, ये कैश सेल आ गई। जैसे कैश सेल आ गई, आप रख दें इसको यहाँ पर 120 1.6, सम कितना हो गया, 4294.6। समझे बेटा बात को, जवाब दे। ये सेल्स मिल गई आपको, अब सेल को ले जाएं एसोसीआई में, साथ साथ वर्कआउट कर लें। अगर आप बोलते मैं रख देता हूँ, प्लेस करता हूँ वहां पे सेल्स को, तो वर्किंग नंबर 1 के साथ क्या आंसर आया, 4294.6। सेल आ गई। अब लेस क्या करना है आपने बेटा, लेस करना है आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स। ठीक है जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स लेस कर देनी है, उसके लिए आप कर लें वर्किंग नंबर 2, और उसके लिए बनाना पड़ेगा आपको इन्वेंट्री अकाउंट। चले मैं इसको अगले पेज बना रहा हूँ। वर्किंग नंबर 2 फॉर व्हाट, कॉस्ट ऑफ सेल्स, और कॉस्ट ऑफ सेल परफॉर्म करने के लिए हम अकाउंट बना रहे हैं। वर्किंग नंबर 2.1 इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का बैलेंस बीडी, कॉस्ट ऑफ सेल्स, क्रेडिट अकाउंट का इफेक्ट जो परचेजेस हैं जिससे इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट हो रहा है, और इन्वेंट्री का बैलेंस सीडी। बताइए बेटा क्या कहते हैं, तो बोलिए इन्वेंट्री का बैलेंस बीडी कितना। ओपनिंग बैलेंस ये रहा आपके पास 305, ठीक है, 305 ओपनिंग बैलेंस है। 287.5 क्या है क्लोजिंग बैलेंस, यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए, रिस्पॉन्स। 305 287.5। अब अगर परचेज मिल जाती है तो कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाएगी, और कॉस्ट ऑफ सेल मिल जाती है तो परचेज मिल जाएगी। लेकिन हमें क्लियर तौर पर परचेज कहां से निकलती हुई दिखाई दे रही है, क्रेडिटर के अकाउंट से, तो हम परचेज वहां से निकाल के यहाँ पुट कर देंगे, तो हमें कॉस्ट ऑफ सेल्स की वैल्यू मिल जाएगी। और वर्किंग नंबर 2.2 कर देंगे हम इसको, क्रेडिटर अकाउंट
क्रेडिटर का बैलेंस बीडी जिसमें अक्रूवल का ओपनिंग बैलेंस मौजूद है, क्रेडिटर का बैलेंस बीडी जिसमें अक्रूवल का क्रेडिटर का बैलेंस बीडी 176, लेकिन इसमें से आपको अलग करना है क्या, अक्रूड वेजेस ये लिखे हुए, तो 176 माइनस 43 कितना, 133। यस और नो बताइए, रिस्पॉन्स दीजिए। अच्छा जी, अब इतने अमाउंट से इन्वेंट्री डेबिट हो रही है, उतने अमाउंट से क्रेडिटर अकाउंट क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है, या परचेजेस डेबिट हो रही है, क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट हो रहा है। अच्छा, पेमेंट टू सप्लायर बैंक से भी है और कैश से भी है। बताइए, अब पिछले पेज पे चलते हैं ना था। बैंक से कितनी पेमेंट है, 1756, और कैश से कितनी है, 42। 1756 एंड 42, यस और नो। और आपके पास अब बैलेंस सीडी कितना है क्रेडिटर का, कोई डिस्काउंट सिर्फ तो बताया नहीं गया हमें इसके अंदर, क्या बैलेंस सीडी है बताइए, बैलेंस सीडी कितना है एज पर क्वेश्चन, ये आपके पास 122। डिफरेंस आपकी परचेजेस आ गई कि आपने इस साल कितनी गुड्स परचेज की है जिससे आपकी लायबिलिटी में इजाफा हो रहा है। बोलिए, 1787, ओके जी। तो ये आपने इन्वेंट्री अकाउंट डेबिट कर दिया 1787 से, और क्रेडिटर अकाउंट क्रेडिट कर दिया। डिफरेंस क्या आ रहा है आपके पास, कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कितनी आ रही है, 1804.5, ठीक है जी, 1804.5, यही है कॉस्ट ऑफ सेल। रिस्पॉन्स दीजिए बेटा सब लोग। इसको लेस कर दें, क्या मिल जाएगा आपको बेटा, ग्रॉस प्रॉफिट, कितने से, 2490.1। अब इसमें से क्या करना है, कोई अदर इनकम तो नहीं है आपके पास, लेस कर लेना है आपने एक्सपेंसेस, और एक्सपेंसेस के लिए आप क्या करें, सबसे पहले आप वही आप कैश और बैंक के बैलेंस देखना शुरू कर दें। बस उन एक्सपेंस को ख्याल रखिएगा, देखें इस पे डॉट लगा दिया मैंने वेजेस पर, एडवर्टाइजमेंट में डॉट लगा दिया क्योंकि हाफ लीफलेट्स खर्च हुए हैं हाफ खर्च नहीं हुए, तो इसका हाफ एक्सपेंस बनाएंगे, हाफ को प्री पेमेंट मान लेंगे, मतलब अभी हाफ लीफलेट एक्सपायर नहीं हुआ, ठीक है ना। ऐसा ही है भाई, रिस्पॉन्स कीजिए आप सब लोग।
ये भी वेजेस आ गए, डॉट आ गया यहाँ पर। उसके बाद रेंट पे डॉट लगा लो, रेंट पर, फिर वेजेस आ गया। जिन पेमेंट्स में मैंने डॉट लगाया, इसका मतलब क्या, उनके ओपनिंग और क्लोजिंग अक्रूवल्स या प्री पेमेंट कंसीडर करने की जरूरत है एक्सपेंस निकालने के लिए। बाकी जिन पे डॉट नहीं लगा हुआ, वो एक्सपेंस एज इट इज चले जाएंगे कहां पर, प्रॉफिट लॉस अकाउंट। क्या कहते हैं आप? जवाब दें बेटा। रिस्पॉन्स। तो अगर आप लोग, अगर मैं यहाँ उसकी वर्किंग कर दूं, स्पेस मेरे पास यहाँ पर अवेलेबल है, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ वर्किंग। ये मैंने बना लिया वेजेस अकाउंट। वेजेस अक्रूड ओपनिंग कितना था? 43। यस और नो? वेजेस पेमेंट कितने से हुई है? बैंक से वेजेस पे हुआ है कितना? 900। तो कैश या बैंक क्रेडिट, वेजेस अकाउंट डेबिट। कैश से वेजेस कितना पे हुआ है? 200 में पे हुआ है। 67.5, 15.6, इन दोनों का सम कीजिए कुल मिलाकर, एक साथ लिख दें। 67.5 83.1। और अब बताइए बैलेंस शीट कितना है वेजेस का ईयर एंड पर? क्लोजिंग अक्रूवल कितना है? बताइए क्लोजिंग अक्रूवल कितना है? 52.5। तो इम्पैक्ट निकालें ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 992.6। ये आपका वेजेस एक्सपेंस आ गया। $992.6। सही जी। उसके बाद नेक्स्ट आइटम देख लें आप, कौन सा, रेंट का। अगर इसको मैं बोलता हूँ वर्किंग नंबर 3, उसके बाद मैं कर लेता हूँ वर्किंग नंबर 4, फॉर व्हाट? रेंट अकाउंट। रेंट अकाउंट का बैलेंस BD 25। रेंट पेड कितने से जरा देखिएगा सब लोग, रेंट पेड 220। बैंक अकाउंट क्रेडिट, रेंट अकाउंट डेबिट। अब इस 220 में से कितना रेंट एक्सपायर्ड नहीं है? जो एक्सपायर्ड नहीं है वो बैलेंस CD है, बाकी सारा रिलीज कर दो, एक्सपेंस बना दो। जो एक्सपायर्ड नहीं है उसको रिलीज मत करो। 27। 27 को छोड़ के बाकी सारा एक्सपायर्ड है। बताओ कितना इम्पैक्ट गया प्रॉफिट लॉस अकाउंट में? 218।
हमने कहा रेंट वर्किंग फॉर इम्पैक्ट आया 218 का, सही जी। उसके बाद आगे बात कर लें जरा फर्दर। उसके बाद है एडवर्टाइजमेंट। कितने 26 से हुई थी ना एडवर्टाइजमेंट, इसका हाफ डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ था, तो 1/2 एक्सपेंस मान लेंगे, 1/2 प्री पेमेंट मान लेंगे, तो 13 से एक्सपेंस ले लिया यहाँ पर। बात समझ में आती है बेटा? रिस्पॉन्स दे दे, रिस्पॉन्स जवाब दें। अच्छा उसके बाद अब ये देख लें, वेजेस निमट गया, एडवर्टाइजमेंट निमट गया, कैश अकाउंट से सब निमट गया। अब आते हैं बैंक अकाउंट पे। इंटरेस्ट एक्सपेंस आ रहा है कितने से? 95 से। इंटरेस्ट एक्सपेंस लिख दें 95 से। ठीक है जी। उसके बाद देखिए और क्या आपके पास, जनरल एक्सपेंसेस हैं, मतलब लोन रीपेमेंट तो लाइबिलिटी से एडजस्ट होगा, रेंट हो गया, वेजेस हो गया, जनरल एक्सपेंसेस। ठीक है जी, तो जनरल एक्सपेंसेस आप लिख दें। कितने से बेटा? 125 से। अब जब आप कैश और बैंक अकाउंट से सारे एक्सपेंस देख लें, मुकम्मल हो चुके हैं, तब आपको सोचना है कि कोई नॉन कैश एक्सपेंस है कि नहीं, कोई बेड डेट है कि नहीं है, कोई डेप्शन है कि नहीं है। यस, बेड डेट है बिल्कुल। वन 128 से। अब उसके बाद आप चार्ज करें डेप्रिसिएशन, और डेप्शन जो है वो 3 चीजों पे चार्ज होनी है। ठीक है जी, अब आप चले जाए जरा देखिएगा। प्लांट इक्विपमेंट तीसरा साल 20% आरबीएम, यस और नो? $2 million मल्टीप्लाइड बाय 0.8 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 0.2। बताइए क्या आंसर आता है? इससे मिली ओपनिंग डब्ल्यूडी, फिर इससे मिला इस साल का डेप्शन, कितना आंसर आ गया? 256, यस और? जवाब दीजिए। उसके बाद क्या ऑफिस इक्विपमेंट है, जिसको स्ट्रेट लाइन पे डेप्शिट करना है। डब्ल्यूडी है 450। तो या तो पहले इसको कॉस्ट पे लाएं, या अगर एक और तरीका है इसको डेप्शिट करने का, इसको डिवाइड कर दें इसकी रिमेनिंग लाइफ से। कैसे? अगर 10% रेट है स्ट्रेट लाइन पर, तो लाइफ कितनी हुई? 10 साल हुई। 10 साल में से 1 साल गुजर चुका है, रिमेनिंग लाइफ कितनी है? 9 साल। डिवाइड बाय 9 करते तब भी आंसर मिल जाएगा। या फिर चाहे तो पहले कॉस्ट पे कन्वर्ट करें, डिवाइड बाय 0.9 करें, मल्टीप्लाई बाय 0.1 करें, 50 आंसर मिल जाएगा आपको। यस और नो बोलिए। और जो घर से व्हीकल ट्रांसफर किया है, जो जिसका इफेक्ट कैपिटल में भी आएगा, डॉट लगा लीजिएगा कैपिटल के ऊपर, जिसकी मालियत 50 है, उसकी लाइफ कितनी है? 4 साल। तो आंसर आएगा आपके पास 12.5।
यस और नो? ये आपके एक्सपेंसेस हो गए, इनका आप सम कर लीजिए। 1890.1 नेट प्रॉफिट बोलिएगा। कितना बेटा? 600। अब आप बताइए कि आप इसकी एसएफए बना लेंगे बेटा? बोलिए। क्या आप इसकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बना लेंगे बेटा? चलें ट्राई कीजिएगा इसके लाजमी, ठीक है? फिर इंशाल्लाह इस पे आपसे फर्दर बात करते हैं। ओके, चलें, ओके, अल्लाह हाफ़िज़।